हाँ जी बेटा जी। तो जीएसटी में बेटा एमसीक्यू ओवर है अब। हमने अब करने हैं जी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिन्हें आप कह देते हैं। तो कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, एक प्रैक्टिकल बहुत अच्छा डाला हुआ बस। ठीक है, तो सारे ही करवा दूंगा इस वीडियो में, कोशिश यही रहेगी। आइए जी, 11वां क्वेश्चन है जी पहले आपका। सेक्शन 18 अगर आपने पढ़ रखा हो तो इसके ए और बी पार्ट दोनों वहां से आपके बड़े प्यारे आंसर हो जाते हैं। ठीक है जी। तो पहले तो पढ़ें जी, कहता क्या है। बबला एंड ब्रदर इज एक्सक्लूसिवली engaged in making exempt supply of goods and is not registered under GST। मतलब वो सिर्फ एग्जम्प्ट सप्लाई में डील करते हैं तो इसलिए वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। 1 अक्टूबर को क्या होता है कि जो एग्जाम्पशन अवेलेबल होती है इनके गुड्स पे वो विड्रॉ हो जाती है। मतलब इनके गुड्स अब टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, आपको बताइए। अब कहते हैं जी ये बताओ कि ऑन दैट देयर द टर्नओवर वाज 50 लाख, एग्जामिन द एलिजिबिलिटी ऑफ बबला एंड ब्रदर फॉर अवेलिंग आईटीसी इफ एनी। तो ऑब्वियस है जिस तरह का उनका टर्नओवर बताया गया है, चाहे खाली गुड्स हैं और चाहे कोई भी स्टेट है, सर 50 लाख के टर्नओवर पे तो रजिस्ट्रेशन आपको करानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, फिर आपको ये भी सोचना है कि आपको आईटीसी मिलेगा कि नहीं। तो आंसर किस हिसाब से इधर दिया गया है उसकी भी बात करते हैं। 1 मिनट दीजिएगा बस। वैसे तो आपको पता होगा कि भाई जो आपके पास इस वक्त स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश्ड है, ऐसे आप डिटेल में लिखते हैं कि भी ਉਹਦੇ ऊपर जो टैक्स दिया हुआ है ਉਹਦਾ क्रेडिट मिल जाएगा, वही लिखना है। और वो कौन से सेक्शन में प्रोविजन दी हुई है वो भी बेयर एक्ट में से आपको दिखानी है। ठीक है, बस उसी की तैयारियां थोड़ी सी चल रही हैं। ठीक है, तो एक बार आप इंस्टीट्यूट का आंसर पहले पढ़ लो। ठीक है, फिर मैं आपको इसके रिगार्डिंग जो बेयर एक्ट कहता है वहां भी ले चलता हूँ। ठीक है, आओ जी देखें। थ्योरी यहीं आसपास ही हमें मिल जाएगी, ये रहा। कहते सिंस एग्जम्पशन अवेलेबल ऑन गुड्स बीइंग सप्लाइड बाय बबला एंड कंपनी इज विड्रॉन, विड्रॉ हो गया, इट बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। टर्नओवर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा ही है। ठीक है सर। अब आपको कहते हैं जी 30 दिन के अंदर अंदर, assuming that Babla and brother apply for registration within 30 days of 1st October and obtain such registration। ये देखिए सर, उनका जो एग्जाम्शन यहाँ विड्रॉ हुआ था वो 1 अक्टूबर को हुआ था, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो उसने वही लिखा कि यहाँ से आप लायबल हो गए हैं एक तरह से, तो इसके 30 दिन के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, इट विल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, input contained in semi-finished or FG on that date immediately preceding the date on which it become liable। दैट इज 30 सितंबर का हमने क्लोजिंग स्टॉक देख लेना इनका, फिर चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे सेमी फिनिश्ड का हो, चाहे एफजी का, उसमें जितना टैक्स है उसका क्रेडिट मिल जाएगा। टैक्स मतलब जीएसटी, समझे कि नहीं। इट कैन बी आईजीएसटी देन सीजीएसटी, वो सब आपको पता ही है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैपिटल गुड्स पे नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स विल नॉट बी अवेलेबल। ठीक है जी। अब ये सर कहाँ लिखा हुआ है? सर ये सेक्शन 18 में लिखा हुआ। जीएसटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाने वाला सेक्शन 18, क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। यहाँ अगर आप ये देखें, इंस्टीट्यूट ने इसकी एक क्लॉज यहाँ कोट भी की है 18(1)(a। ये भी आपको यहाँ डायरेक्ट मिल जाएगा। ये रहा सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, वेयर अ पर्सन हु अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट within 30 days, within 30 days from the date he becomes liable for registration and has been granted such registration, उसको मिल जाएगा आईटीसी in respect of input held in stock, input contained in semi finished और एफजी। यहाँ भी कैपिटल गुड्स की बात नहीं की गई है। मतलब एक बंदा जो अनरजिस्टर्ड है पहले, फिर उसकी लाइबिलिटी बनती है रजिस्टर्ड होने की। जिस दिन लाइबिलिटी बनती है उस दिन प्रीसीडिंग डे पे जो भी उसके पास इनपुट्स पड़े हैं इन द फॉर्म रॉ मटेरियल, इन द फॉर्म डब्ल्यूआईपी और एफजी, उसमें जो उसने जीएसटी दे रखा है उदा क्रेडिट मिल जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में यदि एक स्टेटमेंट भी सबमिट करनी पड़ती है ऑनलाइन, जिसमें दिखाना पड़ता है कि ये इनपुट्स हैं और इतना टैक्स दिया हुआ है, फिर वो वहाँ रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, चलो खैर वो तो प्रैक्टिकल वाली बातें हैं। आपको जो थ्योरी लिखनी है वो मैंने आपको दिखा दिया कि आपके कंटेंट में थी। आओ सर अगला क्वेश्चन देखो जी। ममता सेल ट्रेड्स इन एग्जम्प्ट गुड्स एंड प्रोवाइड टैक्सेबल सर्विस। इट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, मतलब ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। 1 अक्टूबर से जो एग्जाम्शन है गुड्स पे वो विड्रॉ हो जाती है। एनालाइज द सिनेरियो एंड डिटरमिन द एलिजिबिलिटी ऑफ ममता फॉर अवेलिंग द आईटीसी इफ एनी
on capital goods, on inputs or capital goods used in the supply of exempted goods. दोनों केसेस को अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको सेम भी लग सकते हैं, पर पास आके देखेंगे तो फर्क है। इसमें पहले वाले में वो रजिस्टर्ड नहीं था, इसमें ममता सेल जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, एग्जम्प्ट गुड्स थे उनके, रजिस्टर्ड है ऑलरेडी जीएसटी में। अब वो जो गुड्स एग्जम्प्ट थे वो एग्जम्पशन सरकार ने ले ली वापस, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको भी यहाँ क्रेडिट मिलना चाहिए। देखो क्या कहता है, इफ द एग्जम्प्ट सप्लाई मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन बिकम्स ए टैक्सेबल सप्लाई, तो ये सेक्शन लगेगा 18(1)(d) लगेगा। इन दी गिवन केस सिंस ममता सेल्स इज ए रजिस्टर्ड पर्सन, 18(1)(d) will be applicable. As per 18(1)(d), Mamta will be entitled to take credit of input tax. अब ध्यान से सुनना किस किस का, इनपुट हेल्ड इन स्टॉक ये पिछले वाले के पास भी था, इनपुट कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड उसको भी मिला था, एफजी पे भी मिला था, रिलेटेबल टू सच एग्जम्प्ट सप्लाई ये देखो ना बेटा ये एक्स्ट्रा, एंड ऑन कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर सच एग्जम्प्ट सप्लाई, मतलब ऐसी मशीनरी ऐसे कैपिटल गुड्स जो आप इन एग्जम्प्ट सप्लाईज में यूज करते थे उदा भी क्रेडिट दे देंगे। ठीक है जी, प्रीसीडिंग डेट वही 30 सितंबर है, बट जो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैपिटल गुड्स पे होता है ना वो रिड्यूस होता जाता होता 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। तो ये डिफरेंस है सर, उसमें वो रजिस्टर्ड नहीं थे पहले और उनको रजिस्ट्रेशन अब कराना पड़ा जब वो एग्जम्पशन विड्रॉ हुई, इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, इसकी कुछ सप्लाईज एग्जम्प्ट थी वो टैक्सेबल हो गई, तो फर्क ये हुआ कि इनके कैपिटल गुड्स भी रिकॉग्नाइज हो गए इन रिलेशन टू एग्जम्प्ट सप्लाई, पिछले वाले के नहीं हुए थे। आप सर जी यहाँ इसके बारे में बेयर एक्ट में भी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, ये 18(1)(d) का मामला है, वेयर द एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ बाय, ये अंडरलाइन करें, बोथ बाय रजिस्टर्ड पर्सन बिकम्स अ टैक्सेबल सप्लाई, तो क्रेडिट मिलेगा। सारी लाइनें सेम है, जो डिफरेंट है उनको मैं दोबारा अंडरलाइन कर रहा हूँ। कैपिटल गुड्स वाला मतलब डिफरेंट का मतलब पिछले केस से डिफरेंट, यही एज इट इज आंसर में इंस्टीट्यूट ने लिखा। तो जो पहला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव वाला वो पूरा सेक्शन 18 पे बेस्ड है सर जी, अच्छी तरह रिवाइज करो, सेक्शन 18 आईटीसी का, ठीक है, क्लॉज ए और डी इसमें हमने यूज की है। और आगे बढ़ो सर। सर अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो फुल फ्लेज आप कह सकते हो कि प्रैक्टिकल सवाल है, नहीं सर अभी 13 था प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छा, 12वां तो चलो ठीक ही है, तो थोड़ी बहुत नॉलेज भी है तो भी हो जाएगा। सुहासिनी इज अ रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ हर इल हेल्थ शी कुड नॉट प्रोवाइड एनी सर्विस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है, हाउएवर शी हैड टू इनकर ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू हर ऑफिस, बिल्कुल ऐसा होता ही है, अगर किसी कारण से आप काम नहीं कर पा रहे हैं पर आपका ऑफिस है आपका सेटअप है उसका खर्चा तो फिर भी होता ही है। शी पेड 75,000 टू वेरियस वेंडर्स, टोटल जीएसटी इन्वॉल्व ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर्ड इतना जीएसटी है उस पर। आउट ऑफ द टोटल बिल्स पेड बाय हर, वन बिल फॉर 15,000 रिलेट टू द सिक्योरिटी सर्विस अवेल्ड फॉर हर ऑफिस, जिसपे आरसीएम मैकेनिज्म अट्रैक्ट हो रहा है और उस पर जीएसटी कहता है जी इतना बन रहा है, ठीक है भाई, 2700 रुपए का जीएसटी उस पर बन रहा है, 15,000 का 18% ही लगाया लगता है। सुहासिनी इज ऑफ द ओपिनियन कि मंथ ऑफ अक्टूबर नो जीएसटी इज पेबल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्योंकि उस पर सफिशिएंट आईटीसी है। अक्टूबर में जिस तरह उसने बताया वो काफी बीमार थी तो काम नहीं कर पाई पर खर्चे फिर भी होते रहे, तो अब एक ना रिवर्स चार्ज में आपको टैक्स जमा कराना, नेचुरल है वो टैक्स आपको खुद जमा कराना होता पता ही है आपको। अब वो कह रही है कि वो टैक्स मैं आईटीसी में से जमा करा देती हूँ, कहती मेरे पास सफिशिएंट आईटीसी पड़ा। डू यू थिंक सुहासिनी इज राइट, एक्सप्लेन विद रीजन। सर टोटली रॉन्ग है, जो रिवर्स चार्ज वाला टैक्स होता है वो कैश में जमा होता है, वो कैश लेजर के थ्रू आपको बैलेंस चाहिए होता है सर, तो ये आप चेक करेंगे तो बहुत ही सिंपल भाषा में ज्यादातर बच्चे इसका आंसर जानते ही हैं। अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर दैट इज आईटीसी मे बी यूज फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू टैक्सेबल पर्सन मीन्स टैक्स चार्जेबल on taxable supply of goods or service or both made by him or his agent but excludes the tax payable by him on reverse charge। देखो कितना अच्छा समझाया उसने, बोला कि जो आईटीसी होता है उसको आउटपुट टैक्स के डिस्चार्ज के लिए यूज किया जा सकता है, और कहता है आउटपुट टैक्स क्या होता है, कहता है आउटपुट टैक्स वो होता है जो आपने टैक्सेबल सप्लाईज की हैं, जो आपने सप्लाईज की हैं गुड्स और सर्विस, आपने या आपके एजेंट ने,
पर कहते हैं इसमें वो नहीं आती जो टैक्स आपने रिवर्स चार्ज में देने हो। मतलब कि अगर आपको रिवर्स चार्ज वाला टैक्स देना है उसका भुगतान आईटीसी के थ्रू नहीं हो सकता, ये ध्यान रखें। देयरफॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी यूज्ड टू पे द टैक्स लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज। सेम इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू बी पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, नॉट द क्रेडिट लेजर। तो कहता है सुहासनी गलत है और उसको इतना टैक्स जो है वो कैश लेजर के थ्रू ही देना होगा। मेरे हिसाब से काफी इजी क्वेश्चन था क्योंकि बड़ा बेसिक सा है। रिवर्स चार्ज के बारे में बात काफी बार उठती है तो बता दिया जाता है कि ये तो जेब से जमा करवाना ही पड़ेगा। सर अगला है मेरे अकॉर्डिंग काफी अच्छा न्यूमेरिकल, मतलब जिस तरह बच्चे पसंद करते हैं कि जीएसटी में न्यूमेरिकल हो, थोड़ा आईटीसी वगैरह अवेल करें, नेटिंग करें, तो उन बच्चों के लिए जी फेवरेट सम बन सकता है। XY of Kolkata is engaged in supply of various goods and service. It pay GST under regular scheme। ठीक है, देखो सर अगर रेगुलर स्कीम है तो ही मजा है, अगर कॉम्पोजिशन है फिर तो आईटीसी ही नहीं होता, फिर करना ही क्या है, फिर तो बहुत आसान हो जाता है ना न्यूमेरिकल। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय इट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ये उसकी पेमेंट्स हैं, ये उसको पैसे आए हैं, पेमेंट से बन सकता है आईटीसी और जो रिसीट्स आई हैं उन पे बन सकता है आउटपुट टैक्स। ध्यान रखेंगे। इंटरस्टेट परचेज ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, सर आईजीएसटी वाला मामला बनेगा, ये तो इंटरस्टेट परचेज है। रिपेयरिंग ऑफ लॉरी यूज टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस टू क्लाइंट। देखो ऐसी लॉरी जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में यूज होती है तो वैसे भी आईटीसी मिल जाता है, तो अगर यदि रिपेयर हो रही है उसका भी मिलना चाहिए। बाकी ये इंट्रा है, लोकल है, ठीक है सर, कोलकाता है, दो इससे कर लेंगे टैक्स के। फिर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, सर ये आउटपुट में भी आईजीएसटी आएगा, ये इंटरस्टेट सप्लाई है, ये इंट्रा है। इंट्रा सप्लाई ऑफ 500 कॉम्बो पैक्स कंटेनिंग 1 कैलकुलेटर एंड 1 डायरी। सर एक कैलकुलेटर है, एक डायरी, ऐसे कॉम्बो बना दिया, गिफ्ट पैक वगैरह बना दिया, जैसे आपके कोई प्रोफेशनल क्लाइंट्स हैं उनको गिफ्ट करने के लिए बना दिया वैसे ही, ठीक है। सर ऐसे वाले कॉम्बो को क्या मानेंगे सर, कॉम्पोजिट सप्लाई तो नहीं मानेंगे, ये तो मिक्स सप्लाई मानेंगे। अब देखना पड़ेगा कि किसकी वेटेज कितनी लगती है। अब कहता है जी इंट्रास्टेट सप्लाई और सर्विस ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस टू, क्या यार ये, शुभ विधि बैंक with respect to the accounts in its urban area branch। एग्जम्पशन ऑफ सर्विसेज में हमने कुछ पढ़ा था ऐसा, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, ये वहाँ एग्जाम्प्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ अर्बन एरिया आ गया, हमने रूरल एरिया पढ़ा था, ध्यान रखें इसका। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय XY इन रिलेशन टू अबव रिसीट्स। कहता है 10% ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई जो की गई है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को की गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। खरीदार जैसे हम लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, दुकान पे जाके चीजें खरीदते हैं तो हम अनरजिस्टर्ड होते हैं कई बार, तो यार टैक्स भी लगता ही है। अगर आप परचेज अनरजिस्टर्ड से करके आए हो तो बात अलग है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपको आईटीसी नहीं मिल सकता। पर अगर सप्लाई मेड मतलब कि आपने सप्लाई किया अनरजिस्टर्ड पर्सन को, इट्स अ नॉर्मल सप्लाई सर, टैक्स रेट लगाएं। ईच कॉम्बो कंटेनिंग अ कैलकुलेटर एंड डायरी इज प्राइस्ड एट 800। कैलकुलेटर एंड डायरी आर इंडिविजुअली प्राइस्ड एट दिस मच, ठीक है सर। 500 कॉम्बो है इंटू 800 रुपए करके, तभी ये 4 लाख रुपए की सेल यहां से हुई है। अब हमें वेट है इनके टैक्स रेट्स का। एन इनवॉइस ऑफ 40,000 टुवर्ड्स द परचेज ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, अच्छा 140 की परचेज थी, इज मिसिंग, और कोई और डॉक्यूमेंट भी नहीं है। सर फिर आईटीसी मिल पाना मुश्किल है क्योंकि आपके सबूत ही नहीं है कि आपने खरीदारी की है। सारी फिगर्स कहते हैं एक्सक्लूसिव टैक्स हैं वेयर एवर एप्लीकेबल। रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ये मान के चलें 9%, 9%, 18%, किस किस के लिए, सारी सर्विसेज, ऑफिस स्टेशनरी और कैलकुलेटर के लिए, और डायरी के लिए 14%, 14% और 28%। फंसेगा बेटा, अब ये समझ तो गए होंगे। सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ऑल नेसेसरी कंडीशन फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड। और ये उसको 1 जुलाई को इतना इतना आईटीसी पड़ा ही है उसके पास। कहता आप बताओ मिनिमम नेट जीएसटी कितना वो पे करेगा मंथ ऑफ जुलाई का। ठीक है सर, पहले हम इसका आउटपुट टैक्स बना लेते हैं, फिर आराम से आईटीसी लेते चलेंगे। सर देखिए ये जो हुआ है पहले वाला, ये था इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, और स्टेशनरी पे यहाँ लगना है आईजीएसटी। स्टेशनरी का रेट है 18%, तो सोल्यूशन बिल्कुल समझ आ रहा है सर, 2 लाख पे 18%। आउटपुट में यहाँ हमने लिख दिया। सर अब वो कॉम्बो है, कॉम्बो बनाया एक कैजी चीज का जिससे आप मिक्स सप्लाई का दर्जा देंगे,
अब सर ये रगड़ा जाएगा बंदा कि मिक्स सप्लाई में कैलकुलेटर और डायरी है, हाईएस्ट रेट लगना बेटा यहाँ पे। तो कैलकुलेटर इज एट 18% बेसिकली, अगर पूरा रेट देखूं। डायरी का 28%, लुट गया बेटा, 28 लगेगा, 28 लगेगा, 28 लगेगा। अब ये है ऊपर से लोकल, तो इसमें 14% हो गया। समझ आ रहा है? बच्चे कहेंगे सर आप नोट्स नहीं पढ़ रहे। सर मैं पढ़ देता हूँ, नोट्स भी पढ़ देता हूँ। Taxable supply made by a registered person are liable to tax irrespective whether they are made to registered or unregistered। यही बात मैंने आपको कही थी। कहते हैं जो सप्लाई आपने कैलकुलेटर और डायरी की है कॉम्बो बना के, जिसका एक मिक्स सप्लाई का एग्जांपल बनता है, मिक्स सप्लाई बनी जाएगी ये। बीइंग ए मिक्स सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ टू, इट शैल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर जिस पे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है, और हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स 28% है। लोकल माल बेचा तो आधा आधा दो फॉर्म में हो गया, कोलकाता है सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, यूटी वाली बात ना करना यहाँ। ठीक है सर। फिर आ रहा है सर पॉइंट नंबर 3, यहां से देखिएगा, अगली जो रिसीट है उसकी वो यहां से देखिएगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस टू अ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट टू शुभ विधि बैंक। सर मैं आपको एग्जाम्पशंस में लेके जाऊंगा। ये देखिए एग्जाम्पशंस में आप पे नंबर 4.87 पे देख सकते हैं मॉड्यूल में, सर्विस बाय द वे ऑफ फॉलोइंग इन रिस्पेक्टिव कैपेसिटी एग्जाम्प्ट होती है। जैसे यहाँ आप पढ़ेंगे तो इसने लिखा है बिजनेस फैसिलिटेटर या कॉरेस्पोंडेंट टू अ बैंकिंग कंपनी विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन इट्स रूरल एरिया ब्रांच, इन इट्स रूरल एरिया ब्रांच, ऐसा लिखा। और यहाँ जो है वो अर्बन एरिया ब्रांच है। बाकी इंस्टीट्यूट भी अपनी कुछ नोटिंग उस पर दे रहा है, वी शुड नॉट इग्नोर इट, हमें उसे पढ़ना चाहिए कि आरटीपी में भी तो बात लिखी होगी ना। सर्विस प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर या कोरेस्पोंडेंट टू बैंकिंग कंपनी ओनली विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन रूरल एरिया ब्रांच आर एग्जाम्प्ट, नॉट विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन अर्बन एरिया। ठीक है सर, अब तो तसल्ली पूरी? हाँ जी सर अब तो पूरी। सर सर्विसेज उसने कहा था 18% पे, ये लोकल वाली सर्विसेज हैं तो ऐसा हो गया। तो ऐसा सब देखते ही मेरे पास देखो जी 65,000 की ये लाइबिलिटी, 65 की ये, 36,000 की ये लाइबिलिटी खड़ी होगी है। अब सर मेरे जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं आईटीसी के पिछले महीने से जो ब्रॉट फॉरवर्ड हुए हैं यहाँ, वो सीजीएसटी 5 है, एसजीएसटी उतना ही है 5, और आईजीएसटी 80,000 है। तो मैंने ये ओपनिंग बैलेंसेस को यहाँ जगह दे दी कि भाई बेटा तुम आ जाओ पहले। तो सर ओपनिंग बैलेंस काफी अच्छा है आपके पास आईजीएसटी का खास तौर पे। सर देखिए अभी तो आप पहले इकट्ठे कर लो, यूटिलाइज कैसे करना उसकी बात बाद में करते हैं, पहले देख लो और कहाँ से आया है। सर देखो इस महीने आपने जो पेमेंट्स की हैं वो 2 हैं। सर इसमें से पर 40,000 का बिल ही गायब है, तो ये तो रह गया 1 लाख। 1 लाख के ऊपर जी 18% के हिसाब से 18,000 रुपये आईजीएसटी आ गया। फिर आपकी कोई रिपेयर है 1 लाख रुपए की, सर इसका भी आधा आधा होगा, 9,000 हो गया। अब सर 14,000 आपके पास यहाँ पड़ा, 5 + 9 14 यहाँ, 98 यहाँ। सर सेट ऑफ करना आपको आता ही है। अब जो आईजीएसटी है, अब देखो ना टोटल टैक्स लायबिलिटी उन्होंने हमारे सामने लिख दी कि बेटा ये है तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी। आईजीएसटी सबसे पहले खत्म करेंगे, 36,000 हमने इसमें से खत्म कर दिया, आईजीएसटी वर्सेस आईजीएसटी। फिर उसके बाद आप यहाँ देखेंगे एसजीएसटी सीजीएसटी पढ़े, इसमें आप किसी भी ऑर्डर में चल सकते हैं, पर आईजीएसटी को पहले खत्म करना। सर आपके पास टोटल आईजीएसटी कितना है? सर आईजीएसटी 98 है। 36,000 आपने यहाँ खत्म किया, यहाँ इन्होंने खत्म किया जी 51। IGST credit being used to pay CGST and SGST in any order in any proportion। इंस्टीट्यूट कह रहा भाई माइंड ना करना, जैसे करना कर लो, मेरे को ऐसे पसंद है मैंने ऐसे कर दिया। 51 1 चेक, 51 और 11 11 51 + 36 98 खत्म। यस सर अब खत्म बात। अब सर वो तो आपको बताइए CGST और SGST क्रेडिट बीइंग यूज्ड टू पे CGST एंड SGST रिस्पेक्टिवली, वो अपनी अपनी जगह पे। तो सर इसके बाद क्या हुआ कि भाई आपका एसजीएसटी वाला तो खत्म ही हो गया, क्योंकि आपने यहाँ आईजीएसटी बहुत ज्यादा लिया था। अब सीजीएसटी में लायबिलिटी आपकी पड़ी है, वो पे कर देना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये हम सब जानते हैं अच्छे से, वो वाली बातें ये। इसके बाद सर अगला जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उस पर भी चलते हैं। वो थोड़ा एजुकेशन वाली लाइन से जुड़ा हुआ है, पर उसमें आप एक चकमा खा सकते हैं, उसका ध्यान रखना। बस मैं वो बता दूंगा कि कहाँ आप इधर उधर कर सकते हो, अदरवाइज तो क्वेश्चन फ्लैट है। मल्टी सर्विस
Private Limited, registered in Punjab, is engaged in supplying variety of services. ये मल्टी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जैसे अभी तक लिखा ना, ये कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो वाला नहीं लग रहा जो हम देखते होते हैं, रिकॉग्नाइज्ड डिग्री बाय लॉ, ये वो नहीं लग रहा है। इसका टर्नओवर है 35 लाख रुपए प्रीसीडिंग ईयर, इसका मतलब रजिस्टर्ड तो होगा ही। इट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। फी फॉर कोचिंग प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कमर्शियल कोचिंग होगी सर, ये तो 6/24 की, ये तो एग्जाम ही नहीं है जैसे हम आपको पढ़ाते हैं वैसे वाला। ये तो कोचिंग सेंटर इज रन बाय दिस मल्टी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इन पंजाब। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन वैसे तो 18% ही है, ठीक है। तो इसके ऊपर तो बेटा जी तैयार हो जाइए, इस पे तो आपको टैक्स देना ही है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इन्होंने 6,24,000 लिखा और उसके ऊपर 9% की लाइबिलिटी बना दी। लोकल था, इंट्रा था, तो वही हुआ। अब अगले वाले ना बहुत ध्यान से करना, नहीं तो कबाड़ा कर दोगे, मैं सच बता रहा हूँ। डाउट्स मेरे से पूछे जा चुके हैं, इसलिए तो थोड़ा इनपुट है हमें कि बच्चे कैसे गलत सोच रहे हैं। रिसीट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन in Pureit University, Delhi, providing the education recognized by Indian law being interstate transaction। अब ये मल्टी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने सर्विस प्रोवाइड की है किसको? एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, जो रिकॉग्नाइज्ड वाला है, बिल्कुल है सर। अब ये क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, दोनों तरफ हम एग्जाम्पशंस पढ़ते हैं। एग्जाम्पशन में मैं थोड़ा यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाले पे ले चलूँ तुम्हें तो सही रहेगा। ये उसी का ही है, डिटेलिंग है। डिटेलिंग खैर काफी ज्यादा उतनी बेटा कर नहीं पाऊंगा इस वक्त, ठीक है। फिर भी एक और भी दे दूंगा आपको कि कहाँ पड़ा। ये देखिए, एजुकेशन सर्विस, सर्विस बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ एग्जाम्प्ट, सर्विस बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय द कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम against consideration in the form of entrance fee। अब सर्विस टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, टू, इसमें ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, सिक्योरिटी, सर्विस इन रिलेशन टू एडमिशन, कंडक्ट ऑफ एग्जाम, सप्लाई ऑफ दिस। फिर उसमें ये होता है जी 1, 2 and 3 शैल अप्लाई टू एजुकेशन अदर देन दिस, वो प्री स्कूल वाला, ठीक है जी। एजुकेशन अप टू हायर, तो वो सारा आपको पता है, पढ़ा हुआ आपने। सर ये वाला क्लॉज अब लग रहा है, सर्विस प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आपका जो पंजाब वाला इंस्टीट्यूशन है, पंजाब वाला जो ये इंस्टीट्यूशन है भाई, ये तो कोई वो वाला एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है जो एग्जाम्पशन क्लेम कर सके। पर ये सर्विस किसको दे रहा है? सर्विस दे रहा है प्योरिट यूनिवर्सिटी दिल्ली को, प्रोवाइडिंग एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो ये सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया। और उस मामले में होगी सर्विस बेटा जो यहाँ लिखी है, सर्विस रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ एग्जाम, तो ये तो एग्जाम्प्ट होता है। अगर ये एग्जाम्प्ट होता है तो यहाँ टैक्स की बात नहीं उठनी चाहिए। नहीं सर, नहीं उठी। इंस्टीट्यूट ने भी नोट दिया पूरा, सिंस प्योरिट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, तो इन रिलेशन टू एग्जाम ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सर अगले सारे पॉइंट भी ऐसे ही हैं कि जो आपने ठीक से समझ लिए तो हो गए, इधर उधर हो गए तो खत्म है। Amount received for transportation of student and faculty from their residence to Lotus Public School, a higher secondary institution, school and back। सर मल्टी सर्विस नाम ठीक ही रखा था इन्होंने, पता नहीं बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करा देते हैं, यूनिवर्सिटियों के एग्जाम भी कंडक्ट कर देते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का काम भी है। चलो जी, एग्जाम्प्ट है, क्योंकि अगेन लोटस पब्लिक स्कूल जो है वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। कहता प्रोवाइड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी, इट्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और इसमें ये एग्जाम्पशन हो जाती है हायर सेकेंडरी तक, तो ठीक है सर। और आगे बढ़ देते हैं। अमाउंट रिसीव फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विस इन धानी पब्लिक प्री स्कूल। सर ये एग्जाम्पशन में अभी गए थे ना आप, तो यहाँ सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग ये सब आ रहा था, ठीक है जी। और इसमें ये भी लिख के आ रहा था, however nothing contained in sub item 1, 2 and 3 of item B shall apply to education institution other than the institution प्रोवाइडिंग सर्विस बाय द प्री स्कूल एंड 12वीं तक। तो प्री स्कूल और 12वीं तक तो वो 3 एग्जाम्पशन होती हैं, उसके बाद बाकी जो इंस्टीट्यूशन है उनको नहीं होती। तो बेटा ये तो फिर ये स्कूल ही है, इसको तो एग्जाम्पशन देनी पड़नी है आपको। ये देखो जी लिख के आ गया बिल्कुल। तो भैया सिर्फ लाइबिलिटी तो एक आपकी पहले वाले केस में बनी, जहां पे आपने बच्चों को कोचिंग दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, बाकी सारी जगह तो एग्जाम्पशन ले गए आप। बहुत बढ़िया सर।
अगला क्वेश्चन जी, फिर ये आरटीपी खत्म। पर ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट काफी अब नाराज हो रहे हैं कि सर हमारी वीडियोस नहीं आ रही हैं। बेटा पूरी कोशिश है एफएम का ना एक तगड़ा क्वेश्चन लगाओ, पहले उसकी वीडियो ले आएंगे, फिर एफएम का बाकी एफएम इको का आरटीपी डिस्कस करा देंगे। बस टैक्स से फ्री हैं अब हम। ड्यू डेट फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स बाय पर्सन, 15वां सवाल। बाय पर्सन पेइंग द टैक्स अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी दैट इज अ कॉम्पोजिशन सप्लायर इज अलाइंड विद द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न टू बी फाइल्ड। बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल। कह रहा है कि जो टैक्स की ड्यू डेट होती है ना और जो रिटर्न भरने की होती है वो दोनों अलाइंड है, मतलब सेम है, एक दूसरे के साथ साथ हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है सर, कैसी बातें करते हो बैकी बैकी। द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एवरी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन वाला इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न एनुअली। एनुअली भरनी होती है और इस डेट तक भरनी होती है। जबकि टैक्स की जो पेमेंट है वो क्वार्टरली बेसिस पे है। कहते हैं क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स बाय द 18th ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर देना होता है। तो फिर कहता है जी रिटर्न इज टू बी फाइल्ड एनुअली, पेमेंट कहता है क्वार्टरली है। फिर ये अलाइनमेंट किस तरह हुई? तो ये सर खत्म है जी, पूरा आपका टैक्स का आरटीपी अब डिस्कस्ड है अलॉन्ग विद द जीएसटी। अब हमें आज्ञा दें ग्रुप 2 की तरफ जाने की। ओके जी बेटा, बाय बाय।